ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो ये 8th क्लास है, यूनिटी में आपका स्वागत है। तो ये 8th क्लास कंप्लीट करेंगे। देखो, ये एक दो क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो संसाधन विकास है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, पीटी प्लस मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ये 8th क्लास तो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें 6 है, तो ये याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये वाले सारे इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो डायरेक्ट 11वीं क्लास पढ़ते हैं उनको मतलब नहीं है। जब तक आप 6, 7, 8, 9, 10 नहीं पढ़ोगे तब तक 11, 12 समझ में भी नहीं आएगी यार। उधर पे फालतू फैक्ट रटोगे और इधर पढ़ लोगे, एक ही चीज़ रिपीट होती है। ठीक है, तो ये इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि पीटी में क्वेश्चन आएगा क्या प्रीएम्बल से। ठीक है, तो भारत का पहली बात याद रखना, उद्देशिका जो है भारतीय संविधान का पार्ट है। पहला तो यही क्वेश्चन बनता है। दूसरे नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, आगे देखो, ये याद ही होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, इसमें एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 42, जहाँ पे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया था। तो ये 3 सब जोड़े गए थे, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, दूसरी बात है 26 नवंबर को ये संविधान दिवस घोषित किया गया। यूपीएससी लगातार 2 साल से यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी पता होनी चाहिए। तो हम भारत के लोग जो है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की है: विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। समता 2 प्रकार की है: प्रतिष्ठा और अवसर की। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी के हित द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। तो याद रखना कि एक बार अमेंडमेंट हुआ है, तो 42 संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट है 1976 के तहत, जिसमें याद रखना कि इसमें वही है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया। बहुत बार टेस्ट सीरीज में इससे सिक्वेंस भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर अखंडता। ये चीज़ भी याद रखना, बहुत सारी टेस्ट सीरीज में पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, अब देखो, पहला चैप्टर है संसाधन। अब देखो, एक चीज़ याद रखना, जब ये पढ़ोगे ना आप, तो आगे जाके 11, 12 की जो एनसीईआरटी बहुत ईजी लगेगी आपको। अगर ये बिना पढ़े उधर जाओगे तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये सब छोड़ो, आ जाओ। संसाधन चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास की एनसीईआरटी। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखिए, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा, इसलिए महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। ठीक है, तो रिसोर्स है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वो संसाधन है। तो बहुत आराम से, जैसे इंट्रोडक्शन में आप इसके डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हो, और बहुत ईजी डेफिनेशन है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा हो, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। ठीक है, तो जिनका मतलब आप उपयोग कर पा रहे हो वो संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। जल हो गया, विद्युत हो गया, रिक्शा हो गया, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। और एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो ये चीज़ याद रखना कि एक वस्तु की पदार्थ की उपयोगिता पहली चीज़ ये है, और दूसरी प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, मतलब उपयोगी कैसे बनती है। जैसे मान लो, सोचो कि मिट्टी ऐसे कुछ काम की नहीं है, पर मिट्टी से तो घर बन जाता है, ये सारी चीज़ें तो उपयोगिता हो गई। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुओं समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, मतलब वैल्यूएबल बन जाती है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इस मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। ठीक है, मूल्य का अर्थ होता है महत्व, उसको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, हो सकता है आपके लिए नहीं हो, किसी के लिए हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। ठीक है, कुछ का, देखिए वर्ड देखो, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ये याद रखना है कि मनोरम दृश्य भी क्या हो जाएगा, एक संसाधन होगा, बस उसका आर्थिक मूल्य नहीं है। अब देखो, पेटेंट वर्ड क्या होता है?
इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। जैसे आपने कोई नया विचार दिया तो आप बोल सकते हो कि मेरा विचार है। आपको बिजनेस है, जैसे कोका कोला हो गया, ये जितनी कंपनियां इनका ना एक पेटेंट लेके रखती है, ताकि इनका जो फॉर्मूला है कोका कोला बनाने का, पेप्सी बनाने का, उसको हर कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट कराने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई। कोई चीज़ हो सकता है कि जिसका कुछ मूल्य नहीं है, पहले बाद में बदल सकती है, मूल्यवान हो सकती है। तो ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, अब आगे देखो। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। याद रखें, टाइम के साथ और एक टेक्नोलॉजी। जैसे याद हो, सनलाइट थी पहले, इनका कोई यूज नहीं था, पर आज जो को अपन टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे लाइट जनरेट कर पा रहे हैं। लाइट है, लाइट की वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। प्रौद्योगिकी जैसे किसी कौशल करने अथवा वस्तु का बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी सब फालतू की बातें, किस चीज़ का मूल्य है, वो सब चीज़ें को छोड़ो। ठीक है, अब देखो दोनों की लोगों की आवश्यकता से संबंधित है। याद रखना, समय और प्रौद्योगिकी जो है दो महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थों संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखना। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। ये चीज़ याद रखना। इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन। ठीक है, ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। टेक्नोलॉजी हो गया, मनुष्य के जो दिमाग, ये याद रखना, विचार होते हैं, थिंकिंग प्रोसेस होती है, ज्ञान होता है, आविष्कार होता है और खोज होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी चीज़ को संसाधन बनाने में। ठीक है, अब बात आती है संसाधनों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, जो नेचर द्वारा डायरेक्ट मिलते हैं अपने को, और एक मैन मेड होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं और मानव में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन जो डायरेक्ट प्रकृति से पे मिलते हो, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कौन कौन से? जैसे वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है और सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे हवा, इसके लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। जैसे मान लो कि कोयला निकालना हो या लोहा निकालना हो, तो इनके लिए जरूरत है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। ये चीज़ याद रखना। नवीकरणीय मतलब जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, जैसे सनलाइट है। अनवीकरणीय जिनका बार बार उपयोग, जैसे मान लो एक बार कोयला निकाल लिया तो फिर वो कोयला चलिए वापस मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब यूपीएससी ने देखो ये क्वेश्चन पूछा भी है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, एक पता होना चाहिए। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब वापस से वो आ जाते हैं। जैसे सनलाइट हमेशा खत्म से नहीं होती, चलती रहती है। इनमें से कुछ असीमित है, मतलब अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म नहीं होंगे और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जैसे सौर और पवन ऊर्जा, याद रखना, सौर पवन ऊर्जा का मानव कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल हो गया, है तो ये नवीकरणीय, परंतु इन पे अगर मानव ज़्यादा अतिउपयोग करेगा तो कम पड़ जाएंगे। मृदा हो गई, वन की लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन जिनका अपन दोबारा से वो नहीं कर सकते, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, पहले तो फिक्स लिमिटेड है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। ये चीज़ याद रखना। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। तो ये चीज़ याद रखना। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। याद रखना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किन के पार्ट पर निर्भर करता है? भूभाग पे, जलवायु पे, ऊंचाई पे, जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो यूपीएससी इस टाइप क्वेश्चन में पूछता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग पाया जाता है, क्योंकि ये सारे कारक होने चाहिए। संसाधन का भंडार का मतलब होता है यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है, ये पढ़ लो एक बार।
मानव संसाधन से तात्पर्य, रुक जाओ, मानव संसाधन इधर आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। मानव निर्मित संसाधन, अब जो मानव द्वारा निर्मित है, जो मानव ने कोई मान लो टेक्नोलॉजी से कोई मानव ने कोई मशीन बना दी तो वो भी संसाधन बन गया ना, एसी मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं तब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोहे ऐसा उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसके लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, मानव ने तो बनाया ना टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिला है। अब देखो मानव संसाधन क्या, पहले इधर पढ़ो। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या, याद रखना, यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा है। लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है, ठीक। तो याद रखना, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। और योग्यता में एबिलिटी में जो आएगा, एक मेंटल एबिलिटी आती है और एक शारीरिक आती है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों का मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। ये बात सही है। जब कोई इंसान स्केलेबल ना हो तो देखो चीज़ें है, जैसे वो स्केलेबल आ जाए तो उसके सोचो कि वो किसी भी चीज़ को कितना बेहतर बना सकता है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो, नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। टेक्नोलॉजी, याद रखना, तीनों चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए और टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तब जाके जो मनुष्य जब इस तरीके से कैपेबल रहेगा तब जाके वो जो है किसी चीज़ को संसाधन में बदल सकता है। इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है, याद रखना। इसीलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ एंड एजुकेशन। आदि संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन का विकास कहलाता है। अभी यूपीएससी ने यही क्वेश्चन दिए थे, तो ध्यान से मान लो। सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? वे साइंटिस्ट है, हाँ क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम इसका समाधान निकाल पाए। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो सतत पोषणीय विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है ये। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती है। डायरेक्ट यूपीएससी से क्वेश्चन भी पूछा है। और दूसरी सबसे कितना अच्छा डेफिनेशन दिया है, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ियों का अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे। अब बात आती है संसाधन संरक्षण की। मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं और वहाँ पर ना तो छाया थी न कुछ खाने पीने के लिए था। देखो ये सारा लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बातें क्यों नहीं करते? संसाधनों के सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये चीज़ याद रखना, बहुत अच्छा है। संसाधन के सतर्कता, पहले तो आप विवेकशील तरीके से यूज करो, फालतू में यूज मत करो। दूसरा, उनको जो रिन्यूएबल हो सकता है, जैसे पानी है, पानी को एक्वायर जो है टाइम लगता है, तो उसको टाइम दो। आप टाइम दो, वापस से वो संसाधन का संरक्षण हो जाएगा। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहलाता है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, पहले तो आवश्यकता समझे उसको, और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब देखो याद रखना, जब मान लो सतत पोषणीय विकास की डेफिनेशन पूछ ले, एक ऑप्शन ये भी बना सकता है, ये ऑप्शन ये भी बना सकता है, दोनों एक ही है। तो ये भी याद रखना, जब तक आप अच्छे तरीके नहीं समझोगे तो गलती करके आओगे। मोस्टली लोग यही याद रखते हैं, भाई ये भी तो यह है, संसाधनों उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। इसलिए रिसाइकलिंग इकोनॉमी को आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। ठीक है, मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, हम अपने संसाधनों को बचाना और अपने पृथ्वी को सजीव रखना ये बहुत अच्छा कार्य है। ठीक है, देखो ये रिसाइकिल कर रहे हैं।
जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। इसलिए भी आजकल देखो ना, डिजिटल बजट भी घोषित किया जा रहा है। इसके पीछे क्या रही है, एक माइंड सेट है कि भाई पहले क्या होता है, सोचो कितने पन्ने खराब होते थे, सारी चीज़ें, तो पेड़ कटते हैं, तो आजकल डिजिटल इसको प्रमोट किया जा रहा है। अब देखिए, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना ये, ठीक है। सतत सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल है। क्या है? सबसे पहले, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। आप जिस भी रूपों में रह रहे हो उनका आदर करना चाहिए और देखभाल करना चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, ठीक है। ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए अपने को। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना चाहिए और समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ रखना कि अच्छा है ये पिन। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाते हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण की कैसे मदद करने जा रहे हैं? और देखो, बच्चों को क्या प्रोत्साहित कर रहा है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों, भविष्य, पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य होता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता सुनिश्चित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि कम से कम की जाए, ठीक है। अब आ जाओ, देखो, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं कर सकता? उपयोगिता तो है ही, ठीक है। इसकी मात्रा जो है निर्धारित नहीं, मूल्य तो है ही। मूल्य के आधार पर डिवाइड किया जाता है, ठीक है, मात्रा के आधार पर नहीं होता। निम्न में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित कैंसर उपचार की औषधियाँ मानव निर्मित ही है। झरने का जल नहीं, ये नहीं, ठीक है। आगे खत्म, पूछ गया। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? ये सीमित भंडार वाले होते हैं, ये चीज़ याद रखना। मनुष्यता निर्मित नहीं होते हैं, निजी वस्तु से नहीं, ठीक है। अब तो ये बहुत अच्छा कोट है जो आप ऐसे में यूज कर सकते हैं, अभी लिख लेना चाहिए। रहीमन पानी राख ये, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उगरे मोती मानुष चुन। डायरेक्ट ऐसे में आप यूज़ कर सकते हो इसको। ऐसे क्या, जीएस के आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ तक कि भी आप इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो कि आपके वाटर क्राइसिस से रिलेटेड अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो आप इसके, तो अच्छा लगेगा सामने वाले को भी कि हाँ, यू नो बेटर, ठीक है। अब दूसरा अध्याय है भूमि, लैंड, सॉइल, वाटर और प्राकृतिक वेजिटेशन, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन और वन्य जीवन संसाधन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, अब ध्यान देखना, आप जानते हैं विश्व 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है और शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या या वह निर्जन है, ठीक है। जैसे मान लो सारा मरुस्थल आज अपन ने देखा, तो यहाँ कम लोग रहते हैं ना, रहते नहीं, बहुत कम लोग रहते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, तंजानिया, अफ्रीका के छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। तंजानिया के, भारत के राजस्थान में जाओ, वहाँ बुरा हाल रहता है। हमारे गांव में ऐसा रहता है कि भाई महिलाएं 4-4, 2-2, 3-3 बजे उठ के पानी भर रही है। पता लगा रहे सुबह तक तो बहुत लंबी भीड़ लग जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है, उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्य में अपनी माँ के हाथ बटाती है, ठीक है, और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। सोचो, यही तो कारण है इंडिया में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है वुमेन का पीछे रहने का, क्योंकि घर के कार्य में व्यस्त रह जाती है। पानी इतनी दूर भरने जा रही है, सोचो फिर घर का काम करे तो कहाँ पड़ेगी। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर जो है न्यूजीलैंड का है, वो भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण, मतलब ऊन का काम करता है, का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनके भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। सोचो कितना वेल डेवलप्ड है, मतलब फार्मर अच्छे लेवल के। मांबा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, हाँ, निर्भर करता है उस पर, मृदा पे निर्भर करता है, जल पे, प्राकृतिक वनस्पति पर, प्राणी और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों के एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है, ठीक है। अब तो सबसे याद रखना, यही सारे इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले रोल आता है भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है।
भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, क्योंकि 70% तो जल ही है। तो ये चीज़ याद रखना माइंड में। नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के वे सब के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। अभी अपन ने देखा था, याद करो ये वाला। जो सोचो इसमें से जो है, देखो पहले मान लो कि 100 में 100 है, 100 में तो 70% तो जल है, 30% भाग में क्या है, मान लो कि अपने जो रहने योग्य भूमि है, पर इसमें इसका भी जो 70% है वो विरल है। तो इसका मतलब 21% भाग तो इसका विरल है, कोई लोग नहीं रहते वहाँ, बहुत कम लोग रहते हैं। इसके 9% लोग पे ही 30% वो जो 90% जनसंख्या रहती है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल तथा निर्जन, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। पूरे मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए वे स्थान विश्व के सबसे घने बसन क्षेत्र। कौन, याद रखना, कहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। ओवर मैदान हो, मतलब उपजाऊ मैदान होने चाहिए, और नदी घाटियों में कृषि के लिए जहाँ उपयुक्त भूमि है कृषि के लिए, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में साल भर देखो, इस क्षेत्र में आप भूमि कितने उपयोग पहचान सकते हैं। ठीक है, ठीक है। भूमि उपयोग के बारे में आप सीखते हैं कि भूमि का मतलब यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है। भूमि का देखो मकानों में यूज हो रहा है, भूमि का उपयोग खेती में हो रहा है, ठीक है, परिवहन में यूज हो रहा है, बहुत जगह यूज होता है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि एग्रीकल्चर हो गया, वानिकी फॉरेस्ट्री के लिए हो गया, खनन के लिए, माइनिंग के लिए, सड़कों के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए। साधारणतः इसे भूमि का उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटा के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों सूची बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। वो मक्का का खेती कर रहे थे, उधर भेड़ पालन में कर रहे हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति। पहले तो स्थलाकृति होनी चाहिए। अब मान लो पहाड़ है वो तो कहाँ यूज कर पाओगे, फिर तो स्थलाकृति होनी कैसी है। फिर मृदा की जो क्वालिटी है वो कैसी है, जलवायु कैसी है वहाँ की, पता लगा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो कहाँ कैसे लोग रहेंगे वहाँ पे। खनिज, जल की उपलब्धता, ये सारी चीज़ें हैं जो निर्धारित करती है। ठीक है, मानवीय कार्य जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। याद रखना, पॉपुलेशन है, दूसरी बात टेक्नोलॉजी है, उसको रहने योग्य बना देती है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में भी बांटा जा सकता है। निजी भूमि मतलब कुछ व्यक्ति की भूमि, सामुदायिक मतलब सरकार की जो भूमि होती है। ठीक है, निजी भूमि व्यक्तित्व के स्वामित्व में होती है, व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा हो गया, फल हो गए, नट या औषधीय बुट्टियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति साधन भी कहते हैं। जैसे गाँव में आप देखना, कुछ एरिया होगा तो बटा रहेगा, पर कुछ एरिया से रहता है कि जहाँ सबके लिए रहता हो, तो उसको साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, सामुदायिक भूमि भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नागरिक क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मतलब जहाँ पे है भी नहीं, सामुदायिक है, मान लो तालाब है या जंगल था, उसको काट के लोग रहने शुरू कर देते हैं। आज भूमि उपयोग में प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, ठीक है, निम्नीकरण हो रहा है, भूसंकलन हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बने हुए हैं। अब ध्यान से देखना, जैसे पहले सोचो स्टार्टिंग में ये 1 2 3 4 घर थे, खेती वेती कर रहे थे लोग, जंगल वंगल थे, सब कुछ थे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पक्का मकान बना दिया, इधर देखो पक्के मकान बन गए हैं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखो और देखो, सारे खत्म ही कर दिए, और देखो अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो ये भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। अब भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे होगा? अगर जब मान लो कि ऐसे ही चलता रहा तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। एग्रीकल्चर लैंड कम हुआ है, फॉरेस्ट लैंड जो है वो कम हुआ है। इससे प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए, वन रोपण करना चाहिए, भूमि उद्धार करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक लगाना चाहिए। आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके याद रखना, वन रोपण करना, भूमि का उद्धार करना, रासायनिक कीटनाशक उर्वरकों के विनियमित उपयोग मतलब रेगुलेटेड मैनर में उपयोग करना चाहिए, अतिचारण पर रोक लगाना चाहिए ताकि नए पेड़ पौधे जो उग जाते हैं उनको खा जाते हैं जानवर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। पृथ्वी के पृष्ठ पर मृदा क्या होती है? अभी यहाँ से है ना रिपीटेशन क्वेश्चन पूछा हुआ सोइल के बारे में। ठीक है, सोइल हेल्थ कार्ड जो बना था इसी के आधार पर बना था। जब तक आपको यही नहीं आइडिया होगा तब तक कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ठीक है, यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त, याद रखना कहाँ से होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों
जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया, इरोजन की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब ध्यान दें मृदा परिच्छेदी का। अब देखो, अब यहाँ पे इसे चल पड़ेंगे, पहले इधर देख लो। अपक्षय क्या होता है, याद रखो, अपन स्टार्टिंग में पढ़े तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों और प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावर्तित सेलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है, ठीक है। रुक जाओ, ये तो पढ़ लो। जो 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, चीज़ याद रखना, तो इसलिए इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो मृदा है, मृदा परिच्छेदी का देख लो। मृदा का सबसे ऊपर वाला पार्ट देखो, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर ये देखो बालू या गाद होती है, क्ले के साथ उपमृदा है, ये वाला पार्ट। ये वाला अपेक्षित चट्टानी पदार्थ होते हैं, जब खोदोगे तब ऐसा ही मिलेगा। और ये जनक चट्टानें होती है, जहाँ से सॉइल बनना शुरू करती है। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए, ठीक है। मृदा सबसे पहला जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। समय मृदा परिच्छेदी की मोटाई की निश्चित करता है, ठीक है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म और खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब एक बार इधर आ जाओ, ये पढ़ लेते हैं भूसंकलन क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। भूसंकलन क्या को सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के भ्रत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड, इधर बहुत ज़्यादा होता रहता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी के साथ गठित होता है। क्या होता है कि जब भूकंप आ जाए तब हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी तब ज़्यादा होगा, ज्वालामुखी आ जाएगा तब भी ये हो सकता है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूसंकलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है और नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटी के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूसंकलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता के एक मुख्य विषय है। एक वस्तुतः अध्ययन केस स्टडी किया गया है, याद रखना ये चीज़, केस स्टडी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में रेकोंग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़ी भूसंकलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग महामार्ग जो 22 को पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूसंकलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का एक कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्रों को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। न्यूनीकरण क्रियाविधि मतलब कैसे इसके प्रभाव, जो मान लो कि भूसंकलन हो भी रहा तो उसके प्रभाव को मिनिमाइज कैसे किया जाए। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली कि भूसंकलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक है और इनका प्रबंधन कैसे करना है। भूसंकलन को रोकने के लिए कुछ प्रविधियाँ निम्न है। भूसंकलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर उसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है, ठीक है। हम पता लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा है तो वहाँ आवास मत बनाओ। भूमि को खिंचन से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, जिसे देखना सड़क के पास ऐसे दीवार बना दी जाती है ऊंची। भूसंकलन रोकने के सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। पेड़ ज़्यादा लगा दो, पेड़ ऑटोमेटिक इसको बांध के रखते हैं। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाह के साथ भूसंकलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साथ पानी भरा नहीं, हल्का हल्का मेड़ बना दो ताकि रुक रुक के पानी आराम से फ्लो हो, तो भूसंकलन नहीं होगा उससे। और एक तरीका ये भी होता है कि है ना, तार से ऐसे बांध दिया जाता है, ऐसे तार के जैसे करके, वो भी थोड़ा हेल्प करता है। बाद में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मृस्थलिक और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। तो बाद में याद रखना, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, लाल मृदा, लेटेराइट और मृस्थलीय पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। विभिन्न प्रकार की मृदा को एक एक करके मुक्ति करती कीजिए। मृदा निर्माण के कारक क्या है, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन के जो फैक्टर वो क्या है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक है जनक सेल का स्वरूप, तो ये या तो अपन देखे थे, और जलवायु कारक है, ठीक है। तो एक या जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक है स्थलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होता है। जैसे मान लो कोई नया नया सॉइल बना है और एक बहुत हजारों सालों से बना, तो अंतर तो हो गई। मृदा के निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं, ठीक है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। याद रखना, मैन के कारण भी हो सकता है और नेचर के कारण भी हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक है वनोन्मूलन, अगर आप पेड़ों को काट देते हो, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग,
वर्षा दोहन, ठीक है, भूसंकलन और बाढ़। मृदा संरक्षण की कुछ तो ये याद रखना, ये मृदा को नुकसान पहुंचाता है, तो ये चीज़ याद रखना। अब तो इसके लिए अब इनके मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ हैं। अब देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा, मलच बनाना, ये वाले इनके बारे में पूछा, वेदिका फार्म के बारे में पूछा है। मलच बनाना क्या होता है? पौधों के बीच अनावर्तित भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ मृदा को ढक देना, ठीक है। वेदिका फार्म देखो ऐसे करके, ऐसे सीढ़ी नुमा समोच्च रेखीय जुताई, ठीक है। अब देखो वेदिका फार्म क्या होता है? चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र डालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। तो मैं वही बोला, एक ऐसे मान लो इसमें मृदा ज़्यादा होगी ना, पर इसको अपन ऐसे ही ऐसे कर दिया जाए तो मृदा को ऑटोमेटिक इरोजन कम हो जाएगा। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी डाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई डाल से नीचे बहते हुए जल के प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करके रक्षक मेखलाएं, मतलब पेड़ों की जो, मतलब खेत के मेड़ पे पेड़ लगा दो, तो ये मिट्टी जो इसकी उड़ के नहीं जाएगी। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेश में पवन गति रोकने के लिए वर्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो ये चीज़ तीनों याद रखना। वेदिका पान, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, मलच बनाना, ये सारी मृदा संरक्षण के उपाय है, ठीक है। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखीय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है, ठीक है। तो देखो ये वो तरीका बताया, जैसे मतलब डायरेक्ट इसमें पानी डालोगे तो सारे देखो मिट्टी बह के चली जाएगी, वहीं यहाँ पे पेड़ उगा दो, देखो ऑटोमेटिक जो है मिट्टी कम जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ वो बता रहा है। देखो ये सारे तरीके हैं। अब ये देखो, पहले अपन ने कौन सा देखा? मृदा संरक्षण की कुछ विधि है, कौन कौन सी? मलच बनाना पहला तरीका, वेदिका फार्म, ठीक है, समोच्च रेखीय जुताई, चौथा रक्षक मेखला, ठीक है, पांचवा समोच्च रेखीय रोधिकाएं, ठीक है, छठा है चट्टान बांध, सातवां बीज की फसल उगाना। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं चट्टान बांध। यह नालियों की रक्षा करते हैं और, ठीक है, और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों के एकांतर कतरों में उगाई जाती है। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 मानव उपयोग के लिए जल की खपत जो थी 38,850 घन मीटर थी। सोचो मतलब कम होता जा रहा है, रुक जो नहीं, वर्ष 1975 मानव उपयोग के लिए जल की खपत, हाँ मतलब सोचो खपत, कंजम्पशन जो है पहले बहुत कम था, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, दोगुना हो गया है, इसलिए तो वाटर क्राइसिस है। एक टपकता नल जल वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। अपन जो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, टपक रहा बूंद बूंद, वो बूंद बूंद सोचो 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। अब आ जाओ जल पे। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, ये अपने पता ही है, इसलिए इसे जलग्रह भी कहना उपयुक्त है, ये भी जानते हैं अपन। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यदि भी आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों जंतुओं को मदद करते हैं, ठीक है। महासागरों का जल लवणीय है, मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.60% ही है। इसका उपयोग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में है। तो यार रखो, इस टाइप क्वेश्चन अपन उधर किए भी थे, पूरा अच्छे से दिया था, ठीक है। तो जो इसका जो 70% है, याद रखना, जो पीने योग्य पानी को 70% भाग किस रूप में? बर्फ और चादर और हिमानी के रूप में है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड हो गया, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण मनुष्य के पहुंच के बाहर है। केवल 1% एलवन जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह है भौमजल पे सेकंड में भौमजल आता ही है। नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इसलिए एल्यूमिनियम जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और नहीं घटाया जा सकता। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, याद रखना। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण और वर्षण और वाहक की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, जल चक्र याद करो, जल चक्र अपन पढ़े थे। जहाँ मान लो गर्मी होती है, हवा उठती है, बादल बनते, फिर बरसात होती है, ये चक्कर चलता रहता है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योग और तथा बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलोने जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, याद रखना, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग है, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर भी है। क्या आप जानते हैं, आपने जल बाजार के बारे में सुना है? तो सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाले अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। मेरे गांव में ऐसा होता है, पानी खरीद के पीते हैं, टैंकर आते हैं।
अब देखो जल उपलब्धता की समस्या क्या है। अगर मान लो वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा तो विश्व कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम में मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलावनीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणामस्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोत के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जैसे यमुना नदी को अपने गंदा कर दिया है। यमुना नदी वाहित मल, औद्योगिक बहिस्त्राव और कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। जल संसाधनों का संरक्षण आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकाय में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नकरणीय हैं, ठीक है, जो डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। निम्नकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूरी बहिस्त्राव की उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषित नियंत्रित किया जा सकता है। अगर मान लो पहले से हम रिफाइन करके इसको डालें तो पानी में ज़्यादा अच्छा रहेगा। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाले नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकलर से सिंचाई करना चाहिए। देखो इधर फुहारे से सिंचाई और अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टप्पन विधि बहुत उपयोगी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके जल का संग्रहण करना विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा एक दौर में 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग वाला जैसा सिस्टम करना चाहिए। अब रेशम कीट, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तु देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया, उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, ये जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कर्शियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसमिन रेशमी इस्पात दिखाकर उत्साहित थी, यह खूबसूरत इस्पात देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है और जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान कर सकते हैं, जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े हुए सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। यूपीएससी ने ये डायरेक्ट इक्वेशन पूछा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है और पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं। ठीक है, पौधे हमें क्या देते हैं? इमारती लकड़ी देते हैं। प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मर्यादा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स और तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग है, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। अब देखो, ब्रह्मा कमल एक औषधीय जड़ी बूटी है, याद रखने चीज़। किली किला एक किंगफिशर की बोतल में देखो इसी का ही लेयर लगा रहता है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनिन, अब देखो यूपीएससी ने ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से क्वेश्चन ऐसा कुछ ही नहीं है। डिक्लोफेनिन एस्प्रिन अथवा इब्रोप्रोफेन जैसे पीड़कनाशी से किया जाता था। उसका अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने लगी से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग के करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब यूपीएससी ने डायरेक्ट यही पूछा, 2012 के क्वेश्चन है। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट व जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें से हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी में शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मधुमक्खी, अब की बार जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, अब देख क्या क्या दिया है इसके बारे में।
कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, पहली बात तो शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में, डिकम्पोजर के रूप में भी काम करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हुए अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन हो गया, घास स्थल हो गया, गुल्म हो गया और टुंड्रा हो गया। याद रखना चाहिए, टुंड्रा, गुल्म, घास स्थल, वन। ठीक, वन में देखो जिक्र। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में केटली, झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। तो याद रखिए, अपन पहले भी पढ़े थे। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे उस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्र से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। 50 ग्रेट निकोबार को वर्षा पश्चिम वन, सोचो कितना सती हो गया, सारा सब कुछ टूट के चला गया। आगे देखो, प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं का आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा प्रदन। अब देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा किसके कारण ऐसा हो रहा है। देखो, वनोन्मूलन के कारण, मृदा प्रदन के कारण, निर्माण कार्य, दावानल, आग लग जाती है। भूसंकलन से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंता में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल के लिए चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ है चीता, जैसे चीता गायब हो गए थे भारत से, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। ब्लैक बक की सुरक्षा की आवश्यकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जीवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। अब आ जाओ, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, कहाँ से अपन जो कुछ भी कलेक्ट नहीं कर सकते, वो राष्ट्रीय उद्यान ही होते हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। ठीक है। यदि प्रजातियों सापेक्ष संख्या को भंग नहीं किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्यों ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास में उथल पुथल कर दी। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो विलुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पर। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके हिरणों के व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों और भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। ये चीज़ याद रखना है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, अब देखो द कन्वेंशन CITES, अब यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की। याद रखना चाहिए। इस सूची में दिए गए सभी पक्षी और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। पौधों प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का यह नैतिक कर्तव्य है। ठीक है। जैवमंडल नीचे क्या होते हैं, ठीक है, 22 पर रिजर्व जो होते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड, असम में जो है चीतलों का झुंड। ठीक है। जैवमंडल नीचे क्या होता है, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों का एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। और जो साइट्स के बारे में दिया है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी है साइट्स के बारे में।
ठीक है। साइट्स के बारे में क्या दिया है, साइट्स जो है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोन एंड फ्लोरा, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। पहली बात तो ये चीज़ यार, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणियों और पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन का कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ, पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई है। भालू हो गया, डॉल्फिन हो गया, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड, देखो ऑर्किड यूपी ने इसलिए क्वेश्चन पूछा, और ये येलो कुछ उदाहरण है। अब देखो इनमें कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, समय तो है ही, ठीक है। मृदा का गठन, जैव पदार्थ है मृदा का गठन है, ये तो कंपोजिशन एक अलग चीज़ होगी। टाइम तो डिसाइड करता है मृदा का, जैव पदार्थ तो करते हैं। निम्न में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा प्रदूषण रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो मल्चिंग ने तीव्र ढाल पे के लिए वेदिका कृषि ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखो भूमि उपयोग, खामोश, चट्टान बांध, जीवमंडल, मृदा अपरदन को रोकना, तो ये चट्टान बांध भी है। ये तो जलमंडल वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र जीवमंडल कहलाता है। भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, भूमि उपयोग, ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ, ये समुच्चय रेखे जाते हैं। खामोश तो ये होता है, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड चैप्टर में। पचास 100 मतलब 2.5 घंटे में कवर हो जाएगा सारा, ठीक। देखो इधर खनिज और संसाधन, शक्ति संसाधन, खनिज है साथ में शक्ति संसाधन। देख कोयले खत्म, ट्रक का उदाहरण कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देखना। कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही, धनबाद याद रखना कहाँ पे है, झारखंड में है। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत ये स्थान इतना काला धूल भरा क्यों, उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ के ट्रकों को देख रही हो, ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है, कीरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नान बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है, उसमें आटा, दूध, चीनी, कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपट्टी पर सभी जगह फैले रहते हैं। याद रखो कल अपन पढ़े थे स्टार्टिंग, परपट्टी सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, वहीं पे पाए जाते हैं खनिजों में। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वही खनिज है। तो क्या होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए उसका, ठीक है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, सशस्त्र हो गया, और अंटार्कटिका। यहाँ पे अगर मान लो रिसोर्स है भी तो आप उसको इजीली आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेशों में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे कि रंग, उनका घनत्व हो गया, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब खनिजों के प्रकार है। सेल क्या होता है पहले देखते हैं। खनिज अवयवों को अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जा सके वो ऐसे कहे जाते हैं। यद्यपि 28 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 ऐसे ही खनिज समझे जाते हैं। अब देखो खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं, ठीक है, 3000 से ज़्यादा। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया। खनिज धात्विक, अधात्विक। धात्विक में लोहा आएगा, अलोह आएंगे। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। धात्विक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, याद रखना ये चीज़। तो धातु के आधार, इस धातु और अधात्विक को इस आधार पर बांटा जाता है, कौन सुचालक कौन वो ऐसा है, ठीक है। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लोहे अयस्क हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैंगनीज अयस्क हो गया, इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोहे अथवा अलोह हो सकते हैं, ठीक, ये चीज़ याद रखना। लोहे खनिज जैसे लोहे अयस्क हो गया, मैंगनीज हो गया, क्रोमाइट लोहा होते हैं।
और एलोवा खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। ये चीज़ याद रखना। ये भी है धात्विक, परंतु जिसमें लोह तत्व पाए जाते हैं वो लोह वाला हो गया। एलो जिसमें लोह तत्व नहीं पाए जाते हैं। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है, पहली बात ये चीज़ याद रखना। चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है, क्योंकि इसमें खनिज नहीं है, मतलब धातु नहीं है। खनिजों को खनन, प्रवर्धन, उसको खनन किया जाता है, फिर उसका बढ़ाया जाता है, प्रवर्धन या खनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। खनिजों का निष्कर्षण याद रखना। खनन दो प्रकार के होते हैं, विवृत खनन और कुपकी खनन। कुपकी खनन में ऐसे खनन किया जाता है, इसको रेट होल माइनिंग भी बोलते हैं। विवृती खनन में ऐसे करके ऐसे किया जाता है, बहुत नीचे तक। प्रवेदन होता है और आखनन होता है। खनिजों का निष्कर्षण 3 प्रकार किया जाता है, खनन, प्रवेदन, आखनन। अपतट जेल तल का प्रवेदन किया जा रहा है। देखो समुद्र में जाके जल ऐसे निकाला जाता है, पेट्रोल। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहलाती है। तो ये चीज़ यार प्रकृति के अंदर, ठीक है, पृथ्वी सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज एवं कम गहराई में स्थित है, वे पृष्ठीय स्तर पर उठाकर निकाले जाते हैं, इसे विवर्ती खनन कहते हैं। याद रखना, जो पट्टी पे खोद के निकाल लिए जाते हैं। गहन वेदन होने जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुँचने के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे बहुत गहरे बनाए जाते हैं, इनको कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। ठीक है, आगे देखो खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायंतिक सेलों में, जबकि अन्य अवसादी सेलों में भी पाए जाते हैं। तो याद रखना, तीनों में पाए जाते हैं, आग्नेय, अवसादी, कायंतिक में। धात्विक खनिज आग्नेय और कायंतिक सेल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। याद रखना, आग्नेय और कायंतिक में, वहाँ पे ही धात्विक खनिज पाए जाएंगे। उत्तरी स्वीडन में लोहे के, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप है। दक्षिण अफ्रीका में लोहा है, निकेल है, क्रोमाइट है, प्लेटिनियम है। आग्नेय और कायंतिक सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण। मैदान और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेलों समूह में अत्यधिक अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉक्सेस पर्वत प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संयंत्र इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। अब देखो, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, विषय में तांबे का और बॉक्साइट का मेंस में पूछा हुआ है, उनको वितरण को दिखाना था। तो ये चीज़ याद रखना, कहाँ पे लोहा पाया जाता है, कहाँ तांबा पाया जाता है, कहाँ बॉक्साइट पाया जाता है, ये सारा चीज़ें दी हुई है। ठीक, देखो भारत में तीनों पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, तांबा पर यार फिर ईस्ट साइड में ही इसलिए मिल रहा है। ठीक है, एशिया देखो, एशिया में कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में ये है। चीन और भारत के पास विशाल लोहा निक्षेप है। ठीक है, यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। याद रखना ये चीज, एशिया महाद्वीप जो है आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखना। यूरोप में क्या क्या पाया जाता है? यूरोप विश्व में लोहे का अग्रणी उत्पादक है। याद रखना, सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ है? यूरोप में। रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, स्वीडन। फ्रांस लोहे के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूरी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में क्या क्या पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप तीनों क्षेत्र में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश है, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। लोहे हो गया, निकल हो गया, सोना हो गया, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनेडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, शीशा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। हरा हीरा एक दुर्लभतम है, कहीं मिलता नहीं है मोस्टली। विश्व प्राचीनतम सेल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात है। जो सेलें बनी है 30 करोड़ वर्ष पश्चात है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका देखो, साउथ अमेरिका में क्या है?
ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है, पहली बात ये चीज़ याद रखना। चिली और पेरू तांबे का अग्रणी उत्पादक है, याद रखना, पेज में क्वेश्चन पूछा था। चिली और पेरू तांबे का अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टिन के सबसे प्रमुख उत्पादकों में से एक है, याद रखना चाहिए। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस और हीरो के विशाल निक्षेप भी पाए जाते हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला में पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है, चिली और पेरू कोलंबिया में पाया जाता है। अफ्रीका खनिज संसाधन में धनी है, यहाँ हीरा, सोना, प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, ये चीज़ याद रखना। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने के एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं, ये चीज़ याद रखना। तांबा हो गया, लोहे से हो गया, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है बॉक्साइट का, ये चीज़ याद रखना। जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट है उनको तो जरूर याद रखना। यह सोना, हीरा, लोहा, एस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की कालगुल्ली और कुलगाड़ी क्षेत्र में सोने सबसे बड़े निक्षेप हैं। अंटार्कटिका, विभिन्न खनिज निक्षेपों पर अनुमान से कुछ संभव होता है। विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया है। लोहे, सोना, चांदी, तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। खनिजों का उपयोग, अब खनिजों का उपयोग कहाँ होता है? धातु होते हैं इनके बनाने में। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जोड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन हो गया, क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे उसके ऐसे बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। अब ये रिसाइकलिंग इकोनॉमी है, पुनः प्रयोग, कम प्रयोग और पुनः चक्रण। ठीक है, खनिज का क्या करना है? पहले तो पुनः प्रयोग करो, या पहले कम से कम प्रयोग करो, अगर पुनः प्रयोग मतलब पुनः चक्रण करो, उसका रिसाइकलिंग करो। ठीक है, अब आगे देखो। खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानव उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। ठीक है, मतलब अपन कंजप्शन जल्दी फास्ट करते हैं, उसके कंपेरिजन में इसको दोबारा आने में बहुत टाइम लग जाता है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनः चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। अब बात आती है पावर कहाँ से जनरेट होती है? तो थर्मल पावर प्लांट, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, शक्ति संसाधन देखो। सन्नी की माँ, क्या हुआ? क्या कुछ बोल रही थी पूजा? नो सर। ठीक है, देखो तुम्हारा ट्यूशन के बच्चे आ गए क्या? आ गए, 2-4 बाकी है, थोड़ा देर में चले जाएंगे, 10-15 मिनट। अच्छा, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे देखना। देखो, शक्ति संसाधन में अब इसमें जितने भी अपन जहाँ से एनर्जी जनरेट करते हैं उनके बारे में है ये। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। 1 मिनट रुको। ठीक है, देखो, शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गीजर का ये गीजर होगा ये, हाँ, बटन दबाने से करती है और सन्नी को जगाने से पहले इसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। उसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेज़ी से पहुँचती है। तो सोचो सब में क्या यूज़ करी हुई है? एनर्जी यूज़ कर रही है, शक्ति यूज़ कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। सन्नी
क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्ती और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गजट जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैली में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत स्रोत जो पुराने जमाने से अपन यूज करते आए हैं, ठीक है, या मान लो कि जो रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये बहुत अच्छा दिया हुआ ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ठीक है। अभी पढ़ लेते हैं पहले यहाँ से। ऊर्जा कहाँ से 50% अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होती है, ठीक है। पौधों और जानवरों के अवशेष से जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख मुख्य स्रोत है, ठीक है। इन खनिजों के भंडार सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। अब देखते हैं अपन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो है कौन कौन है। जैसे पहला खनिज तेल, इसके लाभ क्या है और इसके हानि क्या है। और प्राकृतिक गैस, इसके लाभ क्या है, इसकी हानि। इन दोनों की हानि एक जैसी है। देखो पहले बार खनिज तेल जो क्या आसानी से परिवहनीय, टैंकर में भर के ले जाओ। पेट्रोल रसायन उद्योग का आधार है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। प्राकृतिक गैस के क्या फ़ायदा है, आसान से परिवहनीय, पाइपलाइन से आप ले जा सकते हो। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, ठीक है, प्रदूषण कम फैलाती है। तेल से सस्ता भी है। हानि क्या है, तेल अधिक पलावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपव्यय होता है, बहुत जगह आग लगना, बहुत सारी चीज़ें घटने होने की रहता है। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा, एसिड रेन, याद रखना, SOx और NOx, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी था। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है, आप इतना जल्दी नहीं खोज पाओगे इनको। फिर अगला कोयला। कोयला का लाभ क्या है, विस्तृत रूप से उपलब्ध है। कोयला विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। हानि क्या है, प्रदूषण का स्रोत है, परिवहन के लिए भारी है। ईंधन देखो, लाभ क्या है, सुपराय है, बहुत संख्या लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि क्या है, ईंधन संग्रहण में अधिक समय लगता है, प्रदूषण फैलाने वाला है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में और न्यूनीकरण। ईंधन मतलब जो लकड़ी वकड़ी आप काटते हो उसके बारे में। जल विद्युत से क्या है, फायदा क्या है, इससे प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है, सस्ता होता है। पर हानि क्या है, स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है, इसमें निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन हो जाता है, जल से पूरा क्षेत्र भर जाता है, स्थापित करने में खर्चीला होता है, लोगों को वहाँ से जब निकालते हो तो महंगा पड़ता है। अब देखो तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य देखो। कोयला यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, ठीक है, उद्योग जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गया, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्षों पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। ये चीज़ याद रखना, अंतर्हित धूप को कोयले को ही जाना जाता है, ठीक है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन है, सबसे याद रखना चीन है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र है रानीगंज, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। रानीगंज पूजा कहाँ पे, बिहार में, उड़ीसा में रानीगंज, पश्चिमी बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज। तथा झरिया, धनबाद और बोकारो ये झारखंड में, याद रखना, ये कोयले के सबसे प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो शब्द उत्पत्ति। पेट्रोलियम शब्द जो है लैटिन शब्द पेट्रो और जो है पेट्रो मतलब पेटा का अर्थ है सेल, ओलियम अर्थात तेल से लिया गया, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ है सेल, तेल है, ये चीज़ याद रखना। अब पेट्रोलियम, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, गाढ़े और काले द्रव से होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है, याद रखना। और इसका वेधन अब तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है, मतलब जल के अंदर भी और ज़मीन पे भी मिलता है।
तदुपरांत इस परिष्करण शाला में भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, मोम हो गया, प्लास्टिक और स्नेक तैयार किया जाता है। ये चीज़ याद रखना। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस हो गया, वेनेजुएला हो गया और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, याद रखना, मुंबई में बॉम्बे हॉय, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। तो ये चीज़ याद, राजस्थान में भी पाया गया है, तो ये भी याद रखना। संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। अब देखो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है। ये चीज़ याद रखना, जब अपन पेट्रोल को निकालते हैं ना, तो वहाँ पे ये भी पाई जाती है, तो वहाँ से ये भी निकलती है, ठीक है। और तब निर्मुक्त होती है। जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, तो इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्य ईंधनों के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। रूस हो गया, नॉर्वे हो गया, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। भारत में कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है, त्रिपुरा में पाई जाती है और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार है। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषण भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन के अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूखी जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधनों की स्वतंत्र विकल्प है। अब उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहला जल विद्युत, यहाँ आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। देखो सलल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर, देखो यहाँ पे पहले एक डैम बनाया जाता है, फिर यहाँ से छोड़ा जाता है, फिर ये बिजली जनरेट करता है, ठीक है। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे से टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। ये जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश में पराग्वे है, नॉर्वे है, ब्राज़ील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र है, याद रखना। बाखड़ा नांगल परियोजना है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। यूपीएससी ने ना यही क्वेश्चन पूछा था 2019 में, ये चीज़ याद रखना। मतलब ये दामोदर नदी घाटी परियोजना में जो बांध थे ना, उन बांधों का नाम ही पूछ लिया था यूपीएससी ने। झंझावार करके था, उनके नाम पूछा था यूपीएससी ने। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये ऐसे बनाया जाता है, ये डैम बना लिया, जल भंडार किया, अब यहाँ से छोड़ा जाता है। अब देखो ये जल जनरेटर होता है, अब ये ऐसे गिरता है पानी, तो ये बिजली यहाँ से उत्पन्न होती है। ये सारी चीज़ें। टरबाइन देखो ये रहा, ये टरबाइन है, टरबाइन घूमता है, बिजली जनरेट करता है। अब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत मतलब जो पुराने दौर में तो यूज नहीं होते थे, पर अभी यूज होने लगे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है रिन्यूएबल भी होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सनलाइट हो गई, ये सारी चीज़ें हो गया, उसमें ये आएंगे। विश्व का प्रथम सौर आम पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है, ठीक है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा और जो कि नवकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। तो पहले पढ़ेंगे वो सौर ऊर्जा। सूर्य की उष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तपक और सौर कुकर, सोलर डायर के साथ साथ सामुदायिक रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। सौर प्राप्त करने के लिए सौर पैनल लगाते हैं, ठीक है। अब इनके फायदे नुकसान देख लेते हैं। ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत, सबसे पहले आता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो हवा से मतलब बिजली जनरेट करते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं? प्रदूषण मुक्त होती है, एक बार स्थापित हो जाने के बाद विद्युत उत्पादन की कम लागत है, सुरक्षित और साफ है। हानि क्या है? ध्वनि प्रदूषण फैलाते हुए आवाज़ आती है बहुत तेज। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है,
रेडियो व दूरदर्शन के प्रसार संकेतों में व्यवधान डालता है, क्योंकि इतना बड़ा है और पक्षियों के लिए हानिकारक, बहुत सारे लोग पक्षी मर जाते हैं इससे। ज्वारीय ऊर्जा में क्या होता है, लाभ क्या, प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य है, मतलब खत्म नहीं होने वाली है। क्योंकि टाइडल तो याद रखो, ज्वार भाटा तो ज्वार क्या है, ऊपर जब जाता तब उसी स्थिति को बोलो, याद आज ही पढ़ा था ज्वार भाटा। हानि क्या है, वन्य जीव आवास को नष्ट होना है और दोहन में कठिन होता है। सौर ऊर्जा देखो, असमाप्य है, प्रदूषण मुक्त है, पर हानि क्या है, खर्चीली है और स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी है। ठीक है। दूसरा क्या, परमाणु ऊर्जा है, लाभ क्या है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है। हानि क्या, रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करना और खर्चीला है। बायोगैस कम लागत है, उपयोग में आसान है, व्यर्थ पदार्थों उपयोग बायोगैस का उत्पादन करते हैं और हरित अपन, इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव का कारण बनता है। भूतापीय ऊर्जा, जैसे आप जाओगे ना अर्थ में तो गर्मी, जैसे देखना गड्ढा खोदोगे तो नीचे गर्मी लगने लग जाती है, तो इसका उपयोग किया जाता है। लाभ क्या है, स्वच्छ है, पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध है। हानि क्या है, शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला है, क्योंकि समझ वाला शहर में तो आप गड्ढा खोद के नहीं कर सकते ना। अब देखो पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है, मतलब कभी खत्म नहीं होता है ये। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। ठीक है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्कियों को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों, पर्वत घाटियों ने जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहाँ स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड हो गया, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। ठीक है। तो ये बताया गया, जैसे मान लो सनलाइट में अगर आप रख दो ऐसे शीशा डाल के तो पक जाता है चावल, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, छोड़ो, सौर कुकर है ये। ठीक है। परमाणु ऊर्जा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक पदार्थ, अब परमाणु ऊर्जा आणविक ऊर्जा संयंत्र कलकलम जो तमिलनाडु में है ये। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के, अब यूपीएससी थोरियम से यूपीएससी कितने क्वेश्चन पूछे, के परमाणुओं के संकेंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है, याद रखना ये चीज़। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी 2022 और उससे पहले 2019-18 में पूछा था। बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलकलम, महाराष्ट्र में तारापुर, याद रखना, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केगा है। ये चीज़ याद रखना जो लगे हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपने लगे हुए हैं। भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्रभावित करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में कोगा घाटी में स्थित है। ये चीज़ याद रखना। अब ये मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना। ठीक है। यहाँ पे है ये, अगर आप घूमने जाओगे ना केदारनाथ बद्रीनाथ तो वहाँ पे है, और वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि मतलब देवी है, तो वो भूतापीय ऊर्जा ही है। वहाँ पे है ना, इस पानी में ना, इस पानी में आप पूड़ी ऐसे बेल दो, पूड़ी पक जाती है, तो है वो गर्म है। ठीक है। तो लोग वहाँ पे जाते हैं तो यही चीज़ करते हैं। ठीक है। विखंडन द्वारा उष्मा, जैसे मान लो नाभिकीय रिएक्टर है, ठीक है, गर्म जल ये आया, ठीक, भाप बनी, टरबाइन घुमा, जनरेटर हुआ, बिजली उत्पादन हो गया। परमाणु ऊर्जा से ऐसे किया जाता है। अधिक भूतापीय ऊर्जा ऐसे है। ठीक है। जैसे कोई कुआं हो गया, ठीक है, जल हो गया, तो यहाँ से जो कोई भाप बन के निकलती है गैस, प्राकृतिक दरार हो गई, ठीक है, खुद ही आपने ऐसा बना लिया तो इसे टरबाइन घूमेगा, जनरेटर होगा तो बिजली बनेगी। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है। अब देखो ज्वारीय ऊर्जा, अब ज्वारीय ऊर्जा अपन पढ़ाया था, ज्वार भाटा, याद करो, ज्वार भाटा दिन में 2 बार होता है, ऐसे 2 मैक्सिमम होने चाहिए। तो ये ज्वार जब ऊपर जाती है उसको ज्वार बोलते हैं। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का विद्युत समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। देखो निम्न ज्वार भाटा है, निम्न ज्वार भाटा है इधर, और उच्च ज्वार है इधर, तो ये इसको घुमाएगी, उच्च ज्वार इधर, इससे इसको घुमाएगी, जनरेटर टरबाइन होगा तो उससे बनेगी विद्युत। समय ज्वारों को ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय क्षेत्र मिल जाता है। याद रखना, कच्छ की खाड़ी में है भारत में। भारत याद रखना, ज़्यादा विदेशी याद रखना, ये पैसे ने जो पूछा है भारत के संदर्भ में ही पूछा है हमेशा।
बायोगैस प्लांट जो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, पेड़ों के पत्ते खाने वाने जो बच जाता है, ये सारी चीज़ें। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे हो गए, जंतुओं के अवशेष हो गए, पशुओं का गोबर हो गया, रसोई के अपशिष्ट गैस ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस और संयंत्र अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। ये चीज़ याद रखना। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये बायोगैस है। करदम ये गैस टैंक है, मृदा है, खादवान निकलता है, निकास यहाँ से उर्वरक भी निकलता है, दोनों काम हो जाता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विद्रोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, ये सबसे मेन कोट लाइन है। अभी कार्य करें, ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। इनमें कौन से खनिजों की विशेषता नहीं है? खनिज की विशेषता क्या? प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। उनके नीचे रासायनिक संगठन होता है। वे समय पे होते हैं। उनका वितरण असमय, वो असमय खत्म होने योग्य होते हैं, ऐसा नहीं कि खत्म होंगे नहीं। कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? यार को चिली तथा तांबे का। अब रसोई गरम द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी। पकाने से पहले दाल कुछ समय के लिए भिगोना आपके रसोई गरम द्रवित पेट्रोल एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी। खाना पकाना, पकाने के दौरान पूरी सब्जी काट लेना। कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस को संरक्षित नहीं करेगी? भिगोना, प्रेशर कुकर में खाना पकाना, खाना पकाने के दौरान पूरी सब्जी काट लेना, कढ़ाई कम ज्वाला पर भोजन पकाना। ठीक है, छोड़िए, तो ऐसे नॉर्मल है। नहीं पर नहीं, वो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, पर ये अलग थोड़ा अलग है, छोड़ो। अब आ जाओ चौथा चैप्टर, एग्रीकल्चर। ठीक है, 5 मिनट का गैप लेते हैं, फिर ठीक है, फिर करते हैं। 5 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो चौथा चैप्टर है। ठीक है, 3 चैप्टर और बचे हैं इसमें। ठीक है, कृषि एग्रीकल्चर के बारे में देखो, जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान की खेत की जुताई करते हुए खेत की जुताई करते हुए देखा। ये देखो, किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए भी खाद डाल रहा है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा। गेहूं जो मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो ये चीज़ रखनी, इकोनॉमी के लिए भी बेसिक का काम करता है ये चैप्टर। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। ठीक है, तो ये चीज़ रखना। शब्द उत्पत्ति, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, या कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि हो गया, मत्स्यन हो गया और संग्रहण उनके एक अच्छे उदाहरण है। जैसे एग्रीकल्चर करना, मत्स्यन करना, मछली पालन करना और उनका संग्रहण करना, इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से, मतलब इनका फूड प्रोसेस, जिसे प्रोसेसिंग करना होता है। इस्पात विनिर्माण हो गया, डबल रोटी पकाना हो गया, कपड़ा बुनना, इस क्रियाओं के उदाहरण है। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए? स्थलाकृति, मृदा और जलवायु, ठीक है, कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित जहाँ फसल उगाने के लिए प्रयुक्त कारक विद्यमान है। तो ये देखो, ध्यान से देखना, कृषिगत भूमि का विश्व वितरण दिया गया है। ठीक है, देखो ये जहाँ जहाँ हरा हरा है, इसलिए देखो भारत में बहुत ज़्यादा है, बस ये रेगिस्तान वाला इलाका थोड़ा बहुत छूट जाता है। भारत अभी सारे एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र है। क्या आप जानते हैं एग्री प्लस कल्चर, शहरी प्लस कल्चर, पीसी प्लस कल्चर, वीटी प्लस कल्चर, हॉर्टिकल्चर। देखो एग्रीकल्चर क्या होता है, अब देखो ध्यान से देखना। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना
ठीक, पहले जुताई की जाती है, फिर फसलों को उगाया जाता है। पशुपालन का विज्ञान कला है, इसे ही खेती कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। सेरीकल्चर मतलब रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन, याद रखना ये चीज़, विशेष रूप से नियमित तालाब और पोखरों में मत्स्य पालन। विटिकल्चर मतलब द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती, तो ये चीज़ याद रखना। हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान कृषि, वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों फूलों या फलों को उगाना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ये चीज़ याद रखना। यूपीएससी ना डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मिलान वाला क्वेश्चन अगर बनाना चाहिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब आती कृषि तंत्र। कृषि या खेती का एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या क्या है? कृषि के निवेश क्या है? बीज होता है, उर्वरक होता है, मशीनरी होता है, श्रमिक होता है। जुताई होती है, बुआई होती है, ठीक है, सिंचाई होती है, फिर निराई होती है, कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएँ हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन मतलब आउटपुट क्या आएगा? फसल आ सकती है, ऊन आ सकते हैं, डेयरी आ सकता है, कुक्कुट उत्पाद शायद आ सकते हैं। कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति देखो, तो ध्यान देखना, निवेश क्या किया जाता है? मशीनरी लगाई जाती है, बीज लगाया जाता है, रसायन लगाया जाता है। जुताई, बुआई, संभव छिड़काव, ये प्रक्रम है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस से गुजरता है। फिर निर्गत, इसी ये आउटपुट है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा है। भौतिक मानवीय कृषि निवेश। भौतिक निवेश क्या क्या होता है? भंडारण करता है, वो श्रम अपना लगाता है, मेहनत करता है, मशीनरी लगाता है, रसायन लगाता है। भौतिक निवेश क्या है? अब देखो, एक भी चीज़ नहीं हो, दोनों काम नहीं हो पाएगा। मान लो ये नहीं हो, सूर्य प्रकाश नहीं हो, वर्षा नहीं हो, तापमान नहीं हो, मृदा नहीं हो, ढाल नहीं हो, तो कैसे हो पाएगा? तो दोनों की सहायता से ही उसको बनाया जाता है। अब जैविक कृषि के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। कृषि के प्रकार देखो, ध्यान से देखना। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। यह है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि मतलब होता है कि जब बस आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो। वाणिज्यिक कृषि मतलब आप मार्केट के लिए कर रहे हो, बस। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि मतलब में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्यतः फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन, तेलन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। जो सेल्स एंड बर्न वाली टेक्निक थी ना, जहाँ पेड़ों जलाया जाता था, फिर खेती की जाती थी, फिर आगे बढ़ जाते थे, वो वाला है आदिम निर्वाह कृषि। अब तो ध्यान से देखना, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर होती है। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वर्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है, तब मक्का हो गया, रतालू हो गया, कालू हो गया, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद में भूमि छोड़ दी जाती है, कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूमिंग बोलते हैं, मिल्पा मैक्सिको में बोलते हैं, रोका ब्राज़ील में बोलते हैं, लद्दाख जो है मलेशिया में बोले जाते हैं। तो यूपीएससी डायरेक्ट 3-4 नाम दे देगा, बोल देगा ये क्या है। तो याद रखना, स्थानांतरित कृषि है या कर्तनोदहन कृषि है। अब बात है चलवासी पशुचारक। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधा और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ठीक है, ये पशुचारक और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध करवाते हैं। अब बात आती है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि मतलब ये होता है कि आप मार्केट के लिए कुछ उगा रहे हो खेतों में। जो मेन मोटो है आपका मार्केट को लेके है। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि
मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्य अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसल उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह अब तक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट 2013-14 में। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। याद रखना, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसल के उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। डायरेक्ट यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा। रोपण कृषि क्या होती है? देखो, केले की जो रोपण कृषि होती है, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि के प्रकार है जहाँ चाय हो गया, कौवा हो गया, काजू हो गया, रबड़ हो गया, केला तथा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत बहुत बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद को प्रसंस्करण खेतों पर या निकट के कारखानों में से किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है ताकि इसको ट्रांसफर किया जा सके, शहर तक ले जाया सके। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़ हो गया, ब्राजील में कौवा हो गया, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण है। रोपण कृषि याद रखना, ठीक है, चाय का भी उसका उदाहरण है। मुख्य फसलें, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कौवा मुख्य पेय फसलें हैं। अब जो यूपीएससी चावल के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। ये चीज़ याद रखना। चावल के लिए उच्च तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता चाहिए, ठीक है, और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिका युक्त जलोढ़ मृदा में, याद रखना, चिका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल के रोकने की क्षमता हो, में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रम से भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र। यूपीएससी 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, प्रोडक्शन के हिसाब से अग्रणी देश कौन सा है, ठीक है। अनुकूल जलवायु की दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जा सकती है। ये भी चीज़ याद रखना। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए और शस्य कर्तन। फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में होता है, ठीक है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है, सितंबर अक्टूबर के समथिंग उगाया जाता है और मार्च अप्रैल में समथिंग काट लिया जाता है, फरवरी मार्च में काटना, ठीक है। मिलेट, मोटा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सालों से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछेगा। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम से कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा चाहिए और उससे मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और रागी जो है भारत के में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश भी है। आप जानते हैं मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। देखो इधर, ये तो मैंने देखी है, ठीक है। देखो, मक्के की कृषि, मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस और कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाया जाता है। कपास, यूपीएससी ने कपास पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए, पहली बार हल्की वर्षा चाहिए, 200 से 210 पाला रहित दिन, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। यही यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था। तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगता है। यह भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। चीन संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ठीक है। पटसन, इसे सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ याद रखना। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और भारत और बांग्लादेश पटसन के लिए अग्रणी उत्पादक है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा है। कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरब वासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरी को अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी सदा हरित पौधे की फलियों को चक्कर देखा जिन्हें उसकी बकरियों को प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। अब देखो, कॉफ़ी, इसके लिए गर्म है आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्याप्त ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे अग्रणी उत्पादक है और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है।
अब आती है चाय। चाय के भी बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों की क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। अब अपन देखते हैं एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। मैं भी बता, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कम से कम 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं। अरे एनसीईआरटी से आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे 2024 वाले पीटी में, आगे भी मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से। यह कई तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोई के क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, पूरक और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि के मशीनीकरण भी कृषि के विकास के एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविका उपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम 2 फर्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तु स्थिति का अध्ययन करते हैं, मतलब केस स्टडी लेंगे। विकासशील विकसित देशों कृषि के विषय में जानेंगे। तो यहाँ से समझ में आएगा अंतर, क्यों भारत पिछड़ा है, अमेरिका क्यों आगे, ध्यान से समझना। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का छोटा सा किसान है। उसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। अधिक उपज देने वाले बीजों के बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसने भूमि उर्वर है और वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्य के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए बाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों की जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते थे, ये कर रहे हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस है और कुछ मुर्गियाँ भी है। निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य सुरक्षात्मक सेफ्टी जो मेजर्स होते हैं, उपाय और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह भी देते हैं। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्में और औजारों खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद के निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधा के विकास के लिए कुछ कदम उठाए। भारत के खेत, अब देखो ये है अमेरिका के खेत। अब यहीं पे अंतर समझ में आ जाएगा तुम्हें, ध्यान से समझना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टर, कहाँ 1.5 हेक्टर, सोचो कहाँ 250। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के किसान जो हॉर्न के पास 300 हेक्टर भूमि है, सोचो, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता जब वह आश्वस्तों की मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है और उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं, ये परिणाम जो हॉर्न को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उस खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। ये रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशक का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। सोचो, इनसे ड्रोन से किया जा रहा है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक और संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं पर करता है। अनाज स्वचालित अनाज भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरण मार्केट एजेंसी में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। यही अंतर है जो भारत में और अमेरिका में कितना बड़ा अंतर है, यही विकसित है भारत, उसमें अंतर। उद्यान कृषि का ये नहीं है, ठीक है। आदिम कृषि 9, फलों सब्जी को उगाना है। सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है, ठीक है। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक राज्य है ब्राज़ील है, ठीक है। ये हो गया सारा। अब देखो अगला चैप्टर, उद्योग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। तब आपको मेंस में एक आध क्वेश्चन जरूर मिलता है।
ध्यान से देखना। ठीक है, क्या आपने कभी यह विचार किया कि लिखने का अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं और विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है? ठीक है, इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, इसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वर्षों की लकड़ी को संसाधित में कास्ट लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। कास्ट लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तक के रूप में बांधकर पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में आपके हाथों में पहुंचती है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विनिर्माण प्रक्रिया दो चरणों को प्रदर्शित करता है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, कोयला खनन उद्योग कोयले की धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। अब देखो उद्योगों वर्गीकरण। उद्योगों वर्गीकरण कच्चा माल के आधार पर किया जाता है, ये उसके आकार के आधार पर किया जाता है, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कच्चा माल के आधार पर, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग क्या होंगे? कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों, महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषधि रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण के वनों से संबंधित उद्योग है। आकार के आधार पर उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आकार के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च मतलब बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी यूज होती है। रेशम, बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों के उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग हैं। ठीक है, आप देखो ध्यान से देखना। स्वामित्व के आधार पर, कोई निजी स्वामित्व है, कोई प्राइवेट सरकारी है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व तथा सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। 4 प्रकार के हो सकते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों स्वामित्व संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकार सप्लायर जो रहते हैं, कामगारों तथा दोनों का होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। अब ये यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है मेंस में, उद्योग का अस्तित्व प्राप्त करने वाले कारक। अब देखो ना, याद कर रहे हो, अब यूपीएससी क्या कर रहा है ना, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा हो कि जैसे आपके एयरलाइंस का पूछ लिया था तो बस उसमें यही फैक्टर काम करेंगे, ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें काम करेगी। इनको माइंड में रखोगे तो क्वेश्चन बना लोगे, ऐसा कुछ ही नहीं है। वे कारक जो उद्योगों के अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़, कच्चा माल कहाँ मिल रहा है? भूमि, ठीक है, जल कहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है, श्रम कहाँ पे मिल रहा है आपको, पूंजी कहाँ पे मिल रही है, परिवहन कहाँ पे मिल रहा है, बाजार कहाँ मिल रहा है, संचार, विद्युत, ये सारी चीज़ें। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों को विकास में वृद्धि होती है।
ठीक है। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। ठीक है, इन्वेस्ट होता है, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट आता है। तो अपन देखा था एग्रीकल्चर में वही सेम चीज़। निवेश में कच्चे माल, ठीक है, क्या क्या होता है निवेश, इन्वेस्ट में क्या क्या होता है, कच्चे माल आता है, श्रम आता है, भूमि की लागत आती है, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवशोषण शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत मतलब आउटपुट जो होता है अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूची वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रम में ओटाई, कटाई, भुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हुए उत्पादन है, मतलब प्रोडक्शन है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे निकट स्थित होते हैं और अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं विश्व का औद्योगिक प्रदेश, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, ये आसपास ही होते हैं, पोर्ट के पास रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश है जैसे मुंबई पुणे समूह, ठीक है, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम और औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, अब देखो ये देख लो एक बार औद्योगिक विविधता जो हुई थी यूनियन कार्बाइड। उद्योगों में दुर्घटना विविधता मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग, मतलब आप अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे हो, के कारण घटित होता है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984, याद रखना, को लगभग 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदायक औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना है जिसमें यूनियन कार्बाइड के, याद रखना, यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन